और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जुड़ गए हैं जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। मंजरुल्लामा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोदी साहब भी जुड़ गए हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और प्रोफेसर करोड़ी सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। अभी फिलहाल डिजिटल वे में तो साइन कर लिए गए हैं और माना जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में जुमे को ही दस्तखत कर दिए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है क्या इस मुआहदे के फाइनलाइज होने के बाद हम अमन की कामना कर सकते हैं या फिर किसी तरह की खिलाफ वर्जी भी हमें देखने को मिल सकती है? किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं? यकीन दहानी कैसे कराई जाएगी इसकी? फिलहाल तो दुनिया को एक खुशी का मौका मिला है कि इतनी बड़ी जंग खत्म हुई है, जिससे जो जी। है सारी क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी इन द रीजन, इससे निजात मिली है। वो भी कुछ दिन के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल जो है अपना रिएक्शन दे रहा है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें थोड़ी सी कोताही बरतते हैं तो इसराइल फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, और उसमें हो सकता है फिर ट्रंप जो है इस वार में शामिल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि अक्टूबर एंड में इसराइल में इलेक्शन है, और नवंबर में फिर जो है अमेरिका ट्रंप साहब का मिड टर्म इलेक्शन है। तो ये 60 दिन का जो टाइम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। और इसमें जो है दोनों पार्टीज, अमेरिका और ईरान जो है, दोनों पार्टीज जो चाहेंगी और चाहती भी हैं कि लड़ाई ना हो, अमन हो, और उसमें इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज को दोनों तरफ जो है स्ट्रेंथन की जाएंगी। तो मुझे ये लगता है कि ये डील जो है एक सीज फायर का ही एक्सटेंशन है। ये जी चलता जी। रहेगा जब तक दोनों पार्टीज में ट्रस्ट रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस मुआहदे में, एमओयू, पहली बात तो ये एग्रीमेंट नहीं है, ये एमओयू है, जी फ्रेमवर्क जी। है, जिसको दोनों पार्टीज ने एग्री किया है कि हम इस पे काम कर सकते हैं और करने के लिए तैयार हैं। अगर न्यूक्लियर को लेकर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ईरान किस हद तक जो है IAEA को देखता है, इंस्पेक्शन को लिए अलाउ करता है, इनरिचमेंट के लिए क्या करता है, और फिर अमेरिका क्या ईरान को इतना मजबूत छोड़ेगा, क्या उसका जो है मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्या हुर्मुज में तो दोनों आदमी ने छोड़ दिया, लेकिन क्या जो $300 बिलियन का जो रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया गया उसमें पैसे मिलेंगे ईरान को, क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करना बाकी है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टीज जो हैं इस पे रजामंद हुई हैं, और मुझे लगता है 30 दिन के अंदर तक ये एक्सटेंशन रहेगा, जी बशर्ते जी। इसराइल जो है कुछ ऐसा काम ना करे। बिल्कुल। मंजर उज़्ज़मा, आप किस तरह से देख रहे हैं इस समझौते को? ये डील अब फाइनल हो चुकी है, डिजिटल वे में सिग्नेचर भी कर लिए जा चुके हैं, लेकिन क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में? क्या ये तमाम चीज़ें बरकरार रहती हैं? क्या एक बार फिर से हमें अमन देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट में? अगर आप इस डील को देखें हम्म। तो ये डील बेसिकली इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट फ्रेमवर्क मैनेजमेंट, हम्म। और उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए ही ये डील है। लेकिन ये कितना सफल होगा या असफल होगा, ये बात की बात है। हम्म। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि ईरान, इसराइल और US में जो कि लगातार चलता आया है, वो है न्यूक्लियर। हम्म। दूसरा है जो लेटेस्ट आया है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल हम्म। प्रोग्राम। तीसरा है सैंक्शंस। चौथा है जो इनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ईरान के, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में है, यमन में हुती है, इन पे क्या कंट्रोल होगा। ये 4 इश्यूज शुरू से ही आ रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर ऐसा इशू है जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो फिसाइल मटेरियल की बात हो रही है कि उसको हैंड ओवर करे, आई डोंट थिंक दैट ईरान इज गोइंग टू हैंड ओवर दैट। उस पे बात यही कह रहा है कि वो चलेगी अभी, क्योंकि ईरान खुद जो है NPT का मेंबर है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर होने के नाते वो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकता है एज पर द रूल। और जी। जहां तक की बात हॉर्मुज की है, ये हम्म। बेसिकली अगर आप UN लॉ ऑफ कन्वेंशन है सी पे, उसको अगर आप देखें तो इट्स इन फेवर ऑफ ईरान एंड ओमान, क्योंकि वो जो टोटल एरिया है वो 21 नॉटिकल माइल्स है, और एज पर द लॉ ऑफ द सी, ईरान कैन क्लेम 12 नॉटिकल माइल्स एंड ओमान कैन आल्सो क्लेम 12 नॉटिकल माइल्स। वो तो ऐसे भी 24 हो जाता है, और वहां एरिया सिर्फ 21 है, तो हाई सीज का एरिया है ही नहीं।
लेकिन एक चीज ये जरूर है कि मुझे लगता है कि जो न्यूक्लियर एस्पेक्ट है इट विल कंटिन्यू, अभी काफी देर दिन तक वो चलेगा। जो मिनिमम चीजें हैं वो भले ही इस प्रोग्राम के तहत उसको कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व करने का। कहां तक कि सैंक्शन का सवाल है, मुझे लगता है कि 50% जो अमाउंट है हो सकता है वो रिलीज कर दें आउट ऑफ 24 बिलियंस। और प्लस जो न्यूक्लियर वाली बात है वो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी सॉल्व होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पेच हैं जी जी जो कि ईरान के फेवर में, जो मैंने बताया आपको एनपीटी है और हॉर्मुज में लॉ ऑफ द सी है, जो उसमें भी वो ईरान के फेवर ही में, वो बार बार बोल भी चुका है वो। जी 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 बिल्कुल। अब देखिए जब ये सिग्नेचर होते हैं और जब ऑन पेपर्स ये चीज़ें होती हैं उसके बाद किस तरीके से जो हालात हैं वो देखने को मिलेंगे, ये बहुत अहम होगा यहाँ देखना। कर्नल सोधी साहब, आप किस तरह से इस डील को देख रहे हैं? कितनी बरकरार ये डील आने वाले दिनों में रहने वाली है? क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? आपका क्या आकलन है इसे लेकर? जय हिंद जयरा जी। जी जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं और विख्यात को पैनलिस्ट। 1919 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और औपचारिक तौर पे ट्रीटी ऑफ वर्सेले पे हस्ताक्षर हुए, उसके बाद अमेरिकी सरकार ने किंग क्रेन कमीशन का गठन किया, क्योंकि उस वक्त मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन का मसला बहुत हावी होता जा रहा था। किंग क्रेन कमीशन ने 3 साल बाद 1922 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें साफ लिखा था कि यदि इजराइल एक आजाद देश के रूप में बनता है तो मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होगी, वहां पे खून खराबे होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन किस्मत के चक्रव्यूह ने कई रीजंस की वजह से इस तरह से उस वक्त अपने आप को खेला कि अमेरिका जो 1922 में इजराइल बनने के खिलाफ था वो इजराइल के पक्ष में हो गया, जब इजराइल ने एक पक्षी आजादी डिक्लेयर की 14 मई 1948 को। और उसके बाद लगातार अमेरिका तो इजराइल को समर्थन करता रहा, लेकिन 1948 से लेकर आज तक 85 युद्ध और जंग हुए हैं मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन के मुद्दे पे। ये 40 दिन का ईरान का युद्ध आखिरी युद्ध नहीं है। ये युद्ध विराम या ये ट्रीटी या ये एमओयू कुछ समय के लिए शांति लाएगा, लेकिन कुछ साल बाद मिडिल ईस्ट में दोबारा जंग शुरू होगी, जिसकी शुरुआत ईरान करेगा इजराइल पे, और जिसका नतीजा यह होगा कि इजराइल 2 भागों में बटेगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। मिडिल ईस्ट में शांति लाने का एक ही तरीका है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। यही चीज भारत भी 1948 से कहता है, दुनिया के अधिकतर देश कहते आए हैं। जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। जी जी, तो आपके हिसाब से ये फॉर द टाइम बिंग या कुछ वक्त के लिए हम मान सकते हैं कि शांति होगी अगर इस डील को फाइनलाइज करा जाता है तो अर्जुमे को दस्तखत होते हैं। प्रोफेसर करोरी सिंह जी, क्या आप मानते हैं इस बात को कि महज कुछ वक्त के लिए ही अभी हम यहाँ पर पीस देखेंगे, आने वाले दिनों में हालात बदल भी सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, अपने ब्यूरो रिपोर्ट में आपने बहुत उम्मीद जगा दी है कि अमन की तरफ हम जा रहे हैं। नाउम्मीद होना भी ठीक नहीं है, लेकिन इसमें नाकामियत कहाँ कहाँ हो सकते हैं। देखिए, अभी ये ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, जी जी। लेकिन जिस तरह का समझ में आ रहा है, पहले ये तय था कि संडे को डिजिटल सिग्नेचर होंगे, जो हो भी गए हैं। उसी दिन इजराइल ने जिस तरह से लेबनान पे एक रिन्यूड स्ट्राइक शुरू किया है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल हर स्टेज पे सैबोटाज करेगा। दूसरा यह है कि जिसको हम समझौता कह रहे हैं, डील कह रहे हैं, वो समझौता नहीं है, ये एक समझ पत्र है जिससे हम समझौते की तरफ जा सकते हैं। और इस समझ पत्र में जो जंग शुरू हुआ, जंग से उत्पन्न समस्याएं थी, उनको लेके ये है कि जो मिलिट्री स्ट्राइक हो रही थी और मिलिट्री ऑपरेशन थे, उनको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस को, और टर्मिनेट करके हम बातचीत से फिर आगे समझौता करेंगे। हॉर्मुज को खोलने का, उसमें जैसा रिपोर्ट्स आ रही हैं, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में धीरे धीरे खोलेंगे। आगे के जो दूसरे जंग के मुद्दे हैं
उनमें 2 महीने तक ये अभी सीज फायर या जो मिलिट्री ऑपरेशन को टर्मिनेट करेंगे, दोनों पार्टी टर्मिनेट करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जुमे के दिन हो रहा है, ये अभी तक तो जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो 28 फरवरी से पहले की स्थिति में ही नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि 28 फरवरी को से पहले जो स्थिति बन रही थी, ओमान मीडिएट कर रहा था, समझौते के बहुत करीब पहुंच गए थे। अभी तो वो कंडीशन ही नहीं आ रही है, तो अभी समझौता बहुत दूर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाउम्मीद हो जाएं, ये लेकिन नाकामियत की अभी गुंजाइश बहुत है, क्योंकि इजराइल समझौते में इसमें कहीं पार्टी नहीं है। क्या इजराइल अमेरिका को निकलने देगा? नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ने जो इजराइल की चॉइस का जंग लड़ा है, अमेरिका की अपनी चॉइस नहीं थी, और उस जंग को लड़के अब अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनकी टीम है, उन्होंने एक दलदल में अमेरिका को फंसा दिया। अब हर हालत में वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, तो निकलने का रास्ता तो वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन आगे जो जंग के मुद्दे थे उन पे समझौता कैसे होगा, उसमें मुझे बहुत ज्यादा संदेह है। तो मुझे लगता है कि कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण यह है कि ईरान का आवाम है वो सड़कों पे है, वो ये कहता है इजराइल और अमेरिका शैतान है और शैतान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ईरान का आवाम कितना दबाव बनाएगा ईरान पे, तो ईरान के नेताओं पे, वो भी एक देखने लायक चीज है। तो अभी जो स्थिति बन रही है वो ईरान की पोजीशन ज्यादा अच्छी लग रही है समझौते में, और अमेरिका हर हालत में निकलना अमेरिका के लिए मजबूरी है। अमेरिका चाहता नहीं, लेकिन इजराइल के रोल को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अभी ट्रंप साहब जो ये अपने अरब मुमालिक हैं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि पहले भी हमने देखा था जब सीज फायर हुआ था तो उस वक्त भी इजराइल ने ही पहले खिलाफ वर्जी की थी जब लेबनान पर अटैक किया था, और तभी ईरान की तरफ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोबारा बंद किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, इस बार इजराइल का क्या रुख हम देखने को मिल सकता है हमें, और क्या अमेरिका की बात मानेगा और बरकरार रहेगा उस बात पर, या फिर एक बार हम इजराइल की तरफ से ऐसे खिलाफ वर्जी देखेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें पहले कई बार सामने आ चुकी हैं? देखिए, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नफ्ताली बेनेट और तमाम जिनके हार्डलाइनर्स हैं, वो 2 बातें कह रहे हैं। एक तो ये है कि अक्टूबर में जो है गवर्नमेंट बदलेगी, हम जो है एक और ज्यादा स्टैंड लेंगे। दूसरी तरफ ये है कि ये अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्या ट्रंप इसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर अमेरिका इनका साथ नहीं देता तो ये जो है कुछ दिन में ही खत्म हो सकते हैं। लेकिन इजराइल के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है या कुछ मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस पे जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हालात जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि अगर इजराइल ईरान के ऊपर करता है और जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि ईरान ने भी कुछ इस तरीके के वेपन्स अपने पास डेवलप कर रखे हैं या मंगवा के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रंप का बहुत बड़ा रोल होगा कि किस तरीके से इजराइल को कंट्रोल करे। अगर इजराइल अटैक भी करता है, चाहे बेरूत पे करे चाहे ईरान पे करे, तो ट्रंप का बहुत बड़ा रोल होगा कि इजराइल को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये लड़ाई जो है अमेरिका ने नहीं की है, ये लड़ाई ट्रंप ने किया है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि नेतन्याहू आज 20-25 साल से लगातार जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को परसुएट कर रहे हैं कि अटैक करिए, लेकिन और भी पिछले प्रेसिडेंट ने ईरान पर अटैक नहीं किया, ना कि इवन बाइडेन ने भी नहीं किया, और ट्रंप इस जाल में फंसे और ट्रंप की लड़ाई है। तो अब ट्रंप को देखना है कि इलेक्शन जीतना है या लड़ाई फिर रिन्यू करना है। ईरान ने जिस तरीके से अपना मुजाहरा किया, उससे ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप कुछ नया कर पाएंगे। तो हालात यही है कि इजराइल कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्रंप जो है सामने आके खड़े होकर इस चीज को रुकवाने में बिल्कुल देखिए, क्योंकि ट्रंप की जो इमेज है वो भी लगातार खराब हो रही है, खुद उनके मुल्क की आवाम भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है, मिड टर्म इलेक्शन भी है। मंजर-उज़-ज़मा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस टाइम पर ये डील फाइनल करना ना सिर्फ ट्रंप की यहाँ पर मजबूरी है, बल्कि उनके लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन में भी उन्हें इसका नुकसान हो सकता है? आपने सही कहा, ट्रंप के लिए ये मजबूरी है बहुत बड़ी।
क्योंकि ट्रम्प ही आया था वॉर में और ट्रम्प को ही एग्जिट करना है। और एक चीज को और ध्यान रखना है कि यूएस हैज लॉस्ट $3 ट्रिलियन और ये बहुत बड़ी चीज हुई है वहां पे। दूसरी चीज ये है कि ईरान का जो इशू है न्यूक्लियर वाला, मुझे नहीं लगता है कि ईरान इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, पर्टिकुलरली जो एनरिच्ड यूरेनियम है, क्योंकि इस समय जो है अभी वो ईरान जिस पोजीशन में है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट एनरिच्ड यूरेनियम विच इज अ करेंसी ऑफ पावर। और वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उस चीज को ड्रैग करेगा, ड्रैग इस लेवल पे लाएगा फिर कि आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और इस समय बेसिकली जो बॉल है वो ट्रम्प के हाथ में, वो कैसे डील करता है चीजों को। मेरे हिसाब से लगता है कि ही विल ट्राई टू ड्रैग द इशू, और इस समय अक्टूबर तक वो कोशिश करेगा कि इसको हालात को सुलझाने का और किसी तरह का वार ना हो। और जो इजराइल फैक्टर है, इजराइल फैक्टर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि इजराइल अपने मन से कुछ कर सकता है, इट्स टोटली हैंडल्ड बाय अमेरिकन्स। आप देखे होंगे कि उसका सीधा एक एग्जांपल है व्हाट इज दैट, कतर में जब नेगोशिएशन चल रहा था तो उस समय इजराइल ने एक अटैक किया था, जबकि कतर में यूएस का बहुत बड़ा नेवल बेस है। तो ट्रम्प ने क्या कहा कि नहीं, मुझे बता के नहीं किया था, अपने मन से किया, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। उसी तरह का कुछ होगा, वो कुछ करेगा तो ये बोलेगा वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये लास्ट है, ये जी जी इस जस्ट जी, यानी आपके हिसाब से कि अमेरिका और इजराइल की ये मिली भगत है, ट्रंप दिखा कुछ और रहे हैं मगर अंदरूनी तौर पर वो इजराइल का ही साथ दे रहे हैं यहाँ पर। जे.एस. सोदी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई एक स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके पीछे? देखिए जहरा जी, इस वक्त जो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ उनके देश की आवामी पूरी तरह उनके खिलाफ हो चुकी है। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका में, अक्टूबर में आम चुनाव है इजराइल में। आज तक की जो भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं इजराइल से और अमेरिका से, एक बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ट्रंप का और नेतन्याहू का हारना तय है। इनफैक्ट इसी साल 1 अप्रैल को नेतन्याहू ने कहा था, ट्रंप ने बयान दिया था कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हारती है तो मेरी इंपीचमेंट या पद से हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो अब ये दोनों नेता जानते हैं कि जो उन्होंने बड़ी भूल की ईरान पे युद्ध करके, जिसकी वजह से दोनों बड़ी सैनिक शक्तियों को ईरान ने शिकस्त दी, अब इनके पास कोई चारा नहीं है इस वक्त पूर्ण युद्ध खत्म करने का। लेकिन इन दोनों देशों की मंशा जानते हुए ये कुछ समय बाद फिर हरकतें करेंगे जिसकी वजह से युद्ध दोबारा शुरू होगा मिडिल ईस्ट में। देखिए जहरा जी, 19 जनवरी 1981 को अमेरिका ने ईरान को लिख के दिया था कि अमेरिका कभी भी ईरान पे सैनिक हमला नहीं करेगा। उसको एल्जियर्स अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन एल्जियर्स अकॉर्ड के हस्ताक्षर होने के बाद 3 बारी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। 18 अप्रैल 1988, जिसे ऑपरेशन प्रेन मैंटिस कहते हैं, पिछले साल के 12 दिन का युद्ध, और इस साल के 40 दिन का युद्ध। जी जी। तो जहां तक ईरान को पता है कि अमेरिका पे और इजराइल पे तो वो बिल्कुल कतई भरोसा करेगा नहीं। जो भी अब समय ईरान को मिलेगा, ईरान अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा करेगा। इनफैक्ट 8 अप्रैल को जब युद्ध विराम शुरू हुआ इस साल, जी जी, तब से लेके आज तक ईरान ने एक नया ड्रोन बनाया जो कि दुनिया का सबसे बढ़िया ड्रोन माना जाता है। बिल्कुल, देखिए ईरान की पूरी कोशिश रहेगी खुद को और ज्यादा मजबूती देना और एक बेहतर मुल्क उभर कर सामने आना। प्रोफेसर करोरी सिंह जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे भी इस पर लेना चाहूंगी मैं कि क्या लग रहा है इस समझौते के बाद एक पूरी दुनिया में जो हालात बिगड़े हुए हैं, एक बेहतरी की तरफ हम देख सकते हैं उन्हें फिर से? देखिए, हम हमारा अनुभव देखें तो अभी एक साथी ने ये कहा कि अमेरिका इजराइल को हैंडल कर रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि इजराइल अमेरिका को हैंडल कर रहा है। जूस लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है वहां,
अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी वो डिसाइड करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी कि पेंटागन में भी इजराइल वाले जासूसी कर रहे हैं कि पेंटागन क्या डिसीजन ले रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किस तरह से पेंटागन में पॉलिसी को अफेक्ट किया जाए। जी, जी। और अभी जो जंग शुरू हुआ था वो भी इजराइल ने शुरू किया, अमेरिका ने फॉलो किया है, अमेरिका ने डिटरमिन नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में इजराइल का जो अमेरिका में इन्फ्लुएंस है, ऐसी स्थिति में ट्रंप कितना समझौता कर पाएगा, मुझे बहुत से इसमें संदेह लग रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं इजराइल की दखलंदाजी की वजह से ही जो चीजें हैं वो बार बार खराब होती दिख रही हैं, और इस बार बहुत अहम हो जाता है कि ट्रंप इजराइल पर इतना दबाव बनाए कि दोबारा से हालात खराब ना हो। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।